वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल। हमारी एनसीईआरटी सीरीज के अंदर ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिस तरीके से हमने पहले 2 चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करे, आई होप कि वो आप सबके काम आ रहे होंगे, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को बेटा इन डेप्थ स्टडी करा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन के तरीके से चलेंगे, पूरा कंसेप्ट लेकर चलेंगे साथ में। उसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर रहेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको देख के ऐसा जरूर लगेगा कि ये हमारे तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में इंक्लूड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पहले तीनों ही चैप्टर्स का जो सिलेबस है वो आपस में कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर को पढ़ोगे दूसरा छोड़ सकते हो। पहला चैप्टर के क्वेश्चन सेकंड से, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन थर्ड से। हाँ, फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से सेपरेट रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि वो एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जाते हैं। बट ये तीनों ही चैप्टर के क्वेश्चंस बेटा आपस में काफी इंटररिलेटेड है। तो प्लीज इन तीनों की सीरीज एक साथ देखिए, तीनों वीडियोस को एक साथ देखकर चलो, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की इन डेप्थ एनालिसिस मिल सके। तो हमारे इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा, पहले ही क्वेश्चन में चैप्टर 1 की झलकियां हमारे पास है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है हमने क्या इसकी जनरल इक्वेशन पढ़ी थी? एक द जनरल इक्वेशन वाज a plus bc give rise to a will displace a b and it will form ac plus b। और ये जो हम करते हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेसर रिएक्टिव एलिमेंट। हमारे इस चैप्टर के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की हम बात करेंगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए बेटा देखो, एक न्यूमेरिक्स बनाते हैं हम, जैसे कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra। क्यों? देखो, P स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K। स्टॉप, S सोडियम, दैट इज Na। Ca, दैट इज कैल्शियम। M stands for magnesium। A stands for aluminium। C, careless for C for cobalt। Zebra, Z stands for zinc। So यहां पर हमारे पास एक रिएक्टिविटी से निकल कर आई, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, जिंक। यहां तक समझ आ गई? इसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं जीब्रा के बाद, इंस्टेड ट्राई learning how। Instead, try learning how। I stands for iron, Fe। T stands for tin, that is Sn। Learning, L stands for lead। How? H stands for hydrogen। So this is the reactivity series for the metal still hydrogen। तो क्या बन गया? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ। हाइड्रोजन से नीचे वाले जो भी मेटल्स आएंगे बेटा, दे विल बी लेसर रिएक्टर देन हाइड्रोजन, एंड दीज आर हाउ कॉपर, कॉपर, मेड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो पूरी सीरीज बनती है हमारे पास, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मेड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सी कॉपर नाम से बेटा, CuM, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर इज Au, gold is, yes, sorry, silver is Ag, gold is Au and platinum is Pt। यहां पर ये पूरी सीरीज निकल कर आई हमारे पास। डाउन द सीरीज जाते जाएंगे, जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस। अब देखिए ऑप्शंस के अंदर NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर। क्या कॉपर सॉल्यूशन NaCl में से सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है? ठीक है,
कॉपर कहाँ नीचे था हमारे पास, और सोडियम बिल्कुल टॉप ऑफ द सीरीज पे, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम Mg को, एल्यूमिनियम देखिए कहां पर है, एल्यूमिनियम नीचे है बेटा और Mg ऊपर है, तो एल्यूमिनियम भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर, सिल्वर एट द बॉटम ऑफ द सीरीज, और हमारे पास दूसरा क्या था, आयरन, आयरन ऊपर है, सिल्वर भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, क्योंकि कॉपर जो कि नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, वो AgNO3 यानी कि सिल्वर जो उससे भी नीचे है उसको डिस्प्लेस कर सकता है। So this is the mnemonics for remembering the reactivity series of metal, that is, please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper made silver, gold and platinum. I hope so this will be helpful आपको याद करने के लिए, क्योंकि हमें सिलेबस में बेटा इतनी चीजें याद कर रहे हैं, एक रिएक्टिविटी सीरीज की तो हम एक शॉर्ट ट्रिक बना के याद कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following methods is suitable to prevent an iron from rusting? Again, चैप्टर 1 का टॉपिक बेटा कोरोजन। जब भी कोई मेटल कांटेक्ट में आता है एयर और वाटर के, उसके ऊपर कोरोजन हो जाती है। अब आयरन का मेटल है, उसको आप कैसे बचा सकते हो फ्रॉम रस्टिंग? पहला, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक एंड ऑल ऑफ द अबव। नाउ नो डाउट आप ग्रीस भी लगा के उसको प्रिवेंट कर सकते हो, पेंट से भी कर सकते हो, और जिंक की कोटिंग भी आप उसके ऊपर कर सकते हो। सो द करेक्ट आंसर हियर बिकम्स ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि तीनों ही केस के अंदर हम आयरन के सब्सटेंस के ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक लेयर लगा रहे हैं। बट द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयरन फ्राइंग पैन। सिर्फ आयरन होता तो आप आंसर क्या लगाते, ऑल ऑफ दी अबव। बट बेटा आपको फ्राइंग पैन लेना है, फ्राइंग पैन यानी कि जिसको आप हीट करेंगे कॉन्टिन्यूसली। पेंट केमिकल्स का बना होगा बेटा, क्या आपके वो खाने के साथ मिक्स नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ग्रीस आप उसके ऊपर लगाएंगे तो क्या ग्रीस हमारे फूड में मिक्स नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो फ्राइंग पैन को हम प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, जिंक की एक कोटिंग लगाते हैं, और दैट टू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मेथड विच इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जिंक की कोटिंग करने का प्रोसेस जो कहलाता है, दैट इज इटसेल्फ नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो फ्राइंग पैन को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर क्या बनता है, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। हाँ, यहां पर ये फ्राइंग पैन गिवन नहीं होता अगर हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम तीनों मेथड्स कर सकते थे बेटा। बट क्योंकि पैन है, फ्राइंग है, इसको आप हीट करेंगे, हीट करोगे तो पेंट और ग्रीस कैन मिक्स विद द फूड आइटम्स, तो वहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैंने आपको पहली दोनों वीडियोस के अंदर एक चीज बताई है कि कभी भी कोई भी मेटल है, कोई भी सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है, तो ट्राई कीजिए आप उसकी रिएक्शन लिखते चलिए। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव a compound with a high melting point. To give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. बस यहां से क्या चाहता है, also soluble in water. The element is likely to be, सबसे पहली बात हमें जो हमारा एलिमेंट है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, और वो वाटर में भी सोल्यूबल होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट बेटा इस चैप्टर के अंदर आपने दो टाइप के कंपाउंड्स पढ़े हैं। The compounds are ionic and covalent. Ionic compounds which are formed by the transfer of the electrons. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। Whereas in case of covalent compounds, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और जहां पर भी बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां बनेंगे आयंस। और आयंस जो होते हैं, जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं हमारे, दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, ज्यादा। और किसी कंपाउंड को अगर तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है आपको, दैट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो हमें एक बात तो समझ आ गई, जो भी कंपाउंड बनेगा वो कैसा कंपाउंड बनना चाहिए, आयनिक। अब हमें ये देखना कि कौन सा सब्सटेंस
ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनाता है कैल्शियम। टू डिटरमाइन वेदर अ सब्सटेंस विल बी आयनिक और कोवलेंट, हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20। अब जब इसको देखते हैं 2 8 8 2, इसके आउटर मोस्ट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स है विच इट इज रेडी टू डोनेट, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने को रेडी है। वेयर एज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हमें बॉन्ड बनाना है, एटॉमिक नंबर 8 shows a configuration 2 6। now because it has 6 electrons in its outermost shell, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने को रेडी है। तो क्या कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा? द आंसर इज यस। और अगर एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, दैट मींस द कंपाउंड इज आयोनिक। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कैल्शियम। कैल्शियम का एलिमेंट जो होगा वो ऑक्सीजन से मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई। क्या कंपाउंड बनाएगा देखते हैं हम। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड। Balance this reaction, we will put 2 over here. And calcium oxide is soluble in water. Remember the first chapter, calcium oxide when dissolved in water give rise to calcium hydroxide, which is known as slaked lime or lime water. तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट इज आयोनिक and soluble in water which can be represented by a chemical reaction. I hope so this must be clear. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड कैन्स आर कोटेड विद जिंक। जितने भी फूड कैन्स होते हैं, फूड कैन्स क्योंकि वो किसके बने होते हैं? आयरन के, बिल्कुल करेक्ट। आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जबकि हम बात करें तो बेटा टिन जो है, क्या है हमारे पास? टिन इज लेस रिएक्टिव देन, अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, टिन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है जिंक से तो वो इजीली दूसरे जो हमारा मॉइस्चर है, जो हमारी सराउंडिंग है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। हम किससे रिएक्ट करना चाहेंगे ताकि वो हमारा सब्सटेंस बचा रहे। अगर हम ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से करा देंगे उसको कोट बेटा तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास आंसर क्या बच गया? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी खराब होगा हमारे सराउंडिंग में आने के बाद, और हमारा जो फूड कैन है दैट कैन बी डैमेज। तो इसलिए हम उसको किससे रिएक्ट कोट कराएंगे? टिन से, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। दोबारा से याद है सीरीज Na कैल्शियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, दैट इज Zn। जिंक आ चुका हमारा। Please stop calling me a careless zebra. Instead, I for iron. Instead, try. Try was tin, that is Sn. अब देखिए टिन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, या दूसरी लाइन में आप बोल सकते हो जिंक इज मोर रिएक्टिव। ऐसे वर्षा पढ़ सकते हैं, अगर टिन जिंक से कम रिएक्टिव है तो जिंक जो होगा वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। You are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. These type of questions have a very huge probability of coming in the paper as well. क्योंकि यहां हमारी क्रिएटिविटी चेक करना चाह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक हथौड़ा है, हैमर है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, वायर्स है और एक स्विच है। इन सब चीजों को हम कैसे यूज करेंगे? हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए हम एक बात समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारी चीजें पड़ी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसकी बाकी चीजों को चेक नहीं कर सकते। We have to use these substances which we have been given in the question, like hammer. अब हैमर से कैसे करोगे? अब इसके लिए आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हम ब्रीफ में एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं। मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, जिसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी।
Also they can be converted into wires which is known as ductility. Whereas अगर आप नॉन मेटल को किसी हैमर से हिट करोगे so it will break down, it will break down, जिसको हम एक ये नाम बिल्कुल याद रखना, जिस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ब्रिटलनेस, कि metals are malleable as well as ductile, non metals are brittle. Also metals are generally good conductors, metals are generally good conductors, whereas non metals are generally poor conductors. So इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. लेट अस से हमारे पास ए टू लेकर एच तक एलिमेंट्स थे, वी यूज्ड अ हैमर और हमने सबको हिट किया. अगर जो सब्सटेंस शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट हो गए, out of these the substances which converted into sheets and wires they will be labeled as metals, और जिन पे फोर्स लगाते ही हैमर से टूट गए they will be labeled as non metals. quite simple. बट सर बैटरी का क्या यूज करेंगे हम? नाउ वी विल मेक अ सर्किट. हम क्या बना सकते हैं? एक सर्किट बना सकते हैं बेटा. कैसे जरा देखो. लेट अस से वी हैव दिस बैटरी, this is the positive terminal, this is the negative terminal. Now we will use all the three things: bulb, wires and a battery. These are the wires, this is a bulb, the symbol of bulb is this, and हमने क्या किया बेटा उसके बाद यहां पे हमारा सैंपल चेंज करते हैं. पहली केस में हमने यहां पर हमारा सब्सटेंस ए लगाया. अगर बेटा वो सब्सटेंस ए लगाने के बाद भी बल्ब क्या करता है? हमारा ग्लो करता है. If after connecting the substance A, our bulb glows, that means A ने अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने दी है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होने दी है that means it is a good conductor, and being a good conductor is a property of metals. So in this way हम A से लेकर H तक सभी सब्सटेंस को टेस्ट करेंगे. जहां पर बल्ब ग्लो करेगा that will be a metal, और जहां पर नहीं ग्लो करेगा that will be a non metal. तो इस तरीके से हमने हमारी चीजों का यूज करके उन्हें क्लासिफाई कर दिया बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नेक्स्ट, असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम यहां पर जो यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आप क्या लिखेंगे? दीज टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विशिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. इन सभी टेस्ट ने हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. आई होप सो कि सभी को पता होगा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. यस, द प्रॉपर्टीज जिनको पढ़ने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऐसी कोई भी हमारी प्रॉपर्टी जिसको पढ़ने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दे आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज. और जिनको स्टडी करने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन करना पड़े, दे आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज. तो एक बार देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है. हैमर से हिट किया, शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट हुआ तो मेटल, ब्रेक डाउन हो गया तो नॉन मेटल. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? हम जनरली बात करते हैं ऑक्साइड्स की. ऑक्साइड्स आर द ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. ऑक्साइड्स आर ऑक्सीजन containing compounds. ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल या नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा होगा, दे विल बी नोन एज ऑक्साइड्स. अब ऑक्साइड्स बेटा मेटल के भी हो सकते हैं और नॉन मेटल के भी हो सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर मेरा मेटल है सोडियम और मैं इसका ऑक्साइड लिखता हूं दैट इज Na2O, और वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो कार्बन, इसका ऑक्साइड रहेगा CO2. इट इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. अब ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा दे आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स. द ऑक्साइड्स कैन बी एसिडिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स कैन बी बेसिक, एंड द थर्ड कैटेगरी इज ऑक्साइड्स कैन बी एम्फोटेरिक. सर एसिडिक और बेसिक का तो हम पिछली वीडियो में जान चुके, मतलब कि एसिड वो जो अपना pH लेस देन 7 दे,
बेसिक सर जो पीएच मोर देन 7 दे। बट सर एम्फोटेरिक क्या चीज होती है? एम्फोटेरिक तुमने आज तक नाम ही नहीं सुना, तो लेट अस टेल यू नाउ कि व्हाट आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव like acids as well as bases। ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड्स की तरह भी बिहेव करें और बेसिस की तरह भी बिहेव करें। कई बार हमने ऐसा ऑब्जर्व करा बेटा कि बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल वो है जो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। एम्फोटेरिक वो है जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। अब हम जैसे देखते हैं हमारे पास दो टाइप के ऑक्साइड है बेटा ऐसे। अगर हम बढ़ते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स पे तो हमारे पास दो ही टाइप के ऑक्साइड्स आते हैं बेटा ऐसे, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब कहोगे सर हम कैसे माने, रिएक्शन से प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को एक बार तो एसिड के साथ और एक बार बेस के साथ। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक बार एसिड के साथ और एक बार बेस के साथ। अगर ये एसिडिक होते तो ये सिर्फ बेस से रिएक्ट करते, और अगर ये बेसिक होते तो सिर्फ एसिड के साथ। बट ये दोनों के साथ रिएक्ट करते बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दिस वन एंड दिस वन। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, किसी ना किसी तरीके से पेपर में आएगी ही आएगी, प्लीज इसको अच्छे से याद कर ही लो। जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। यहां से एक और चीज सीखेंगे, HCl इज एसिड। एसिड किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर। भाई बताओ जरा, एसिड किसका रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता था? यस, बेस के साथ। तो यहां से प्रूव हुआ कि जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक। सिमिलरली जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड Na2ZnO2 which is known as sodium zincate. Along with that it releases water. Again बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर। बेस किसका रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा? जी हाँ, एक एसिड के साथ। तो यानी कि इसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। तो जिंक ऑक्साइड बिहेव्स लाइक बेसिक एज वेल एज एसिडिक डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन, कि आप उसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो वो बेसिक हो जाएगा, और बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो एसिडिक। सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ है बेटा, एसिड से रिएक्ट कराया तो AlCl3 प्लस H2O, और NaOH के साथ कराया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड अगेन NaAlO2 plus H2O, and the name here is sodium aluminate. सोडियम एल्यूमिनेट। ये दो कंपाउंड्स के नाम प्लस उनके फॉर्मूलाज चाहे लिख लो, याद कर लो, स्टार लगा लो, कुछ भी कर लो, पर ये दो कंपाउंड्स तो याद रखने हैं। तो यहां पर भी वही चीज हुई, सॉल्ट और वाटर बना एसिड से रिएक्ट करके, नेचर बेसिक। बेस का रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना, नेचर एसिडिक। अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज बोथ बेसिक एज वेल एज एसिड, और ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे दे विल बी कंसीडर्ड एज एम्फोटेरिक। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? द ऑक्साइड्स व्हिच बिहेव बोथ लाइक एसिड्स एज वेल एज बेस। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब उसने कहीं पर भी क्वेश्चन में बेटा रिएक्शन मेंशन नहीं करी, बट जैसा कि हमने पहले वीडियो से बात करी है, हमारे एग्जाम के अंदर कुछ भी अगर आएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, वी विल ट्राई टू राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दैट। सो आप ये केमिकल इक्वेशन वहां पर लिखकर आ सकते हैं। नेम टू मेटल्स व्हिच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स व्हिच विल नॉट। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर 3 का नहीं है बेटा।
देखो ध्यान से, मेटल को अगर मैं डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराता हूं, वो कह रहे हैं कि ऐसे दो मेटल्स बताओ जो कि हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देंगे। बताइए कौन करता है डिस्प्लेस? यस, जो कि क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव। अब हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन से ऊपर है, दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी पड़ेगी। अब चलिए, KNaCaMg COZN, please stop calling me a careless zebra, instead try learning is lead, that is Pb. how H is hydrogen, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हमारे मेटल्स हैं बेटा, they will all be able to displace hydrogen. Why? Because they are more reactive. How? copper gold copper, silver, gold, platinum, these are all less reactive than hydrogen, so these won't be able to displace hydrogen from its solution. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वापस से रिपीटिशन आ रही है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की बार बार, तो आप इसको इजीली अब कर सकते हैं। जो भी चीजें हाइड्रोजन से ऊपर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी, और जो चीजें हाइड्रोजन से नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव है, दैट इज व्हाई दे विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस देम। In the electrolytic refining of a metal M, what would you take as anode, cathode and the electrolyte? अब हमें पढ़नी है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब ये हमारे एक चैप्टर का बहुत ही की कंपोनेंट बन जाता है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, दैट इज मेटलर्जी। और मेटलर्जी से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर 110% आना ही आना है। अब हमसे पूछा गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जरा समझते हैं क्या मतलब है इसका। When you talk about electrolytic refining, electrolytic decomposition याद है? Chapter 1, types of reaction, decomposition, yes. तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अब हमें ब्रेक डाउन करना है, और ब्रेक डाउन करके क्या करना है, उसको रिफाइन, यानी कि कोई चीज हमारे पास पहले इम्प्योर थी, अब उसको किसमें कन्वर्ट करना है, प्योर में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, हमारे कंटेनर को एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोड बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है दैट इज नोन एज एनोड, एंड जो कि नेगेटिव से जुड़ा होगा दैट विल बी कैथोड। कई बार ये भी दिक्कत दिखेगी बेटा कि सर नहीं समझ आता कि कौन सा हमारा पॉजिटिव होगा और कौन सा हमारा नेगेटिव होगा। तो याद रखिए, एक हमारे यहाँ पर दिल्ली के आसपास बेटा एक टर्म बहुत ही फेमस है, दैट इज NCR। NCR, N stands for negative, C stands for cathode and R stands for reduction। जी हाँ, वही वाला रिएक्शन बेटा रिडक्शन जो आपने रिडॉक्स के अंदर पढ़ा था। सर ये तो कैथोड के लिए याद रहेगा कि कैथोड हमेशा नेगेटिव और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, बट सर पॉजिटिव वाले के लिए क्या करें? दिल्ली के हो, NCR की बात चल रही है, खाने पीने से पीछे तो हटोगे नहीं। खाने पीने में बहुत ही फेमस डिश हमारी पाव भाजी, तो उसका भाजी छोड़ देते हैं अभी के लिए, सिर्फ पाव रख लेते हैं। तो P stands for positive, A stands for anode and O stands for oxidation। सो आपको अगर निमोनिक्स जिसका भी याद रखना है सिंपल रख सकते हो, दिल्ली में आए हो, NCR में आए हो तो खाओगे पाव भाजी, उसमें से पाव रख लिया, तो NCR पाव, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। आज के बाद ये मत भूलना सर कि कैथोड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव, एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर मुझे रिफाइन करना है तो इलेक्ट्रोलाइट, सर करंट पास भी तो करना है, और करंट पास करने के लिए एक लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए रहेगा हमें, दैट विल बी आर इलेक्ट्रोलाइट। जिस भी मेटल को आपको रिफाइन करना है उसी का एक सॉल्ट सॉल्यूशन। लेट अस टेक एग्जांपल कि हमें कॉपर को रिफाइन करना है, यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। किसको रिफाइन करना है? कॉपर। कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट दैट इज CuSO4। आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, वी हैव टेकन हियर इज CuSO4। मन करे तो CuCl2 लेना, कॉपर नाइट्रेट लेना,
कॉपर फॉस्फेट लेना, जो भी मन करे वो सोल्ट लेना। अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए कॉपर सल्फेट। सर इलेक्ट्रोलाइट तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोलाइट विल बी द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। अब किसको, सर दो चीजें लेनी है हमें, वन इज द इम्प्योर मेटल, और इम्प्योर को किस में कन्वर्ट करना है हमें, प्योर मेटल के अंदर। इम्प्योर मेटल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल। तो इम्प्योर का इलेक्ट्रोड कौन सा लें, कैथोड लें या एनोड, या प्योर किस पे लें? सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा बेटा। मेटल्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। तो यानी कि मुझे तो मेटल पे मुझे तो अपने इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करवाना है, मेटल को वहां लेकर जाना है। तो एक काम करो, जो आपका इम्प्योर हमारा सब्सटेंस है, एक बार इसको इरेज कर दे, थोड़ा सा पाव भाजी को कर देते हैं ना, बाद में खा लेंगे। तो जो हमारा पॉजिटिव है दैट इज एनोड, इसको यूज करते हैं एज अ इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। अब यहां से हमारा मेटल जो होगा वो कहां आएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, बिकॉज एनोड पे क्या होनी होती है, ऑक्सीडेशन। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां आ गया, सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्ट था ये आगे ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू कॉपर आयंस एंड द सल्फेट आयंस, और कॉपर आयंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड पे हमारा क्या था, हमारा प्योर मेटल। तो जितना भी इम्प्योर मेटल है दैट विल ट्राई टू कम इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से प्योर मेटल कहां जाएगा, ऑन द कैथोड। तो कैथोड पे हमारा जो साइज होगा दैट विल इंक्रीज, और एनोड का जो साइज होगा दैट विल ग्रेजुअली डिक्रीज। जब इम्प्योर मेटल नीचे आएगा ना तो इम्प्योरिटी भी तो निकलेगी साथ में, और इम्प्योरिटी विल सेटल डाउन नियर द एनोड विच इज नोन एज एनोड मड। चाहे आप एनोड मड से याद रखो कि एनोड पे ही मड आनी है, तो एनोड पे ही इम्प्योर मेटल, या फिर जो मैंने तरीका बताया कि मेटल को हमेशा नेगेटिव की तरफ जाना है, और मुझे इम्प्योर से इसको कहां लेके जाना है, प्योर की तरफ। तो प्योर वाला बनाओ कैथोड, इम्प्योर वाला बना दो एनोड। So in this question, in the electrolytic refining of metal, what would you use as anode? Anode will be taken as the impure metal, and the cathode will be taken as pure metal. Electrolyte will be the salt solution of your impure metal. I hope so कि यहां तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे अब तक। Yes, thank you.